सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे महाकाल की कृपा से। फटाफट से आप सभी आ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में भी हमने कुछ चीजों मतलब पीरियोडिक टेबल हमने कंप्लीट कर ली थी और उसके हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। अरे हाँ है ना, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। पीरियोडिक टेबल तक हमने डिस्कशन कर लिया था और आज जो हमारी बारी थी वो थी आगे के चैप्टर को पढ़ने की। और आज जो हम शुरुआत कर रहे होंगे वो मेटल और नॉन मेटल को लेकर कर रहे होंगे। यानी सबसे पहले हम मेटल की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कशन करेंगे। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनको लेकर बात करेंगे, क्या क्या फैक्ट बनते हैं उनको लेकर बात करेंगे और उन सारी चीजों को एक बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। फटाफट से सभी आ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गज्जू है, मधु, निधि, अजय, नितिन, नीलेश, कुलदीप, चलिए कुशलदीप, फटाफट से आ जाइए, स्टार्ट करें आज की क्लास को। आप सभी कैसे हैं सबसे पहले तो ये बताएंगे, आप सभी कैसे हैं सबसे पहले तो ये बताइए, तभी तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है, फटाफट से आ जाइए। प्रांजल, शानी, कैसे हो आप सभी, एक बार बता तो दो। अरे सारी चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार हाँ या ना तो कर दिया करो कम से कम, कि डायरेक्ट ही तुम्हें क्लास स्टार्ट होते ही पढ़ना होता है। अरे ना, अरे ना, अरे ना, चलिएगा। पहले कमेंट देखेंगे, सारी चीजें क्लियर है ना। मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है, एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, फिर स्टार्ट करें क्लास को, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाइए। चलिए सारी चीजें क्लियर है ना। चलिए भाई, हेडिंग डालिएगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल आज का चैप्टर रहेगा, धातु और अधातुएं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हेडिंग डालेंगे धातु और अधातुएं। धातु और अधातुएं, इसकी हम प्रॉपर्टी को समझेंगे, प्रॉपर्टी को जानेंगे और उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले जो चैप्टर की आप हेडिंग डालिएगा, आपने डाला धातु और अधातु, है ना। ठीक, धातु और अधातु आपने हेडिंग डाली, उसमें भी सबसे पहली हेडिंग डालिएगा। ठीक, सबसे पहली हेडिंग डालिएगा धातु यानी मेटल, उसमें भी सब हेडिंग डालेंगे धातु। धातु, इनको लेकर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। यानी आज का चैप्टर है धातु और अधातु और उसमें भी सबसे पहली हेडिंग है धातुएं। अगर मैं देखिए बात करूं धातु और अधातुओं को लेकर, हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, मैंने आपको उसमें कुछ चीजें बताई। जैसे हमारे पास 91 मेटल्स हैं यानी धातुएं हैं, 17 जो हमारे पास नॉन मेटल है यानी अधातुएं हैं, 7 मेटलॉइड्स यानी उपधातुएं हैं और 3 हमारे पास अननोन थे। तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, अब तक ज्ञात, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में, 118 तत्वों में 91 मेटल्स, मेटल्स व 17 नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। 17 क्या है, 17 नॉन मेटल्स हैं। ठीक, चलिएगा, यहां तक की चीज क्लियर है आपकी, बिल्कुल ये तो कुछ था ही नहीं। अब आप हेडिंग डालिएगा, आप सब हेडिंग डालिएगा, इसी में आप डालेंगे, हम धातुओं को पढ़ रहे हैं, आप डालेंगे धातुओं के, धातुओं की विशेषताएं, विशेषताएं, धातुओं की विशेषताएं, और एक एक विशेषता को लेकर हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहली विशेषता आप हेडिंग डालेंगे धातुओं की विशेषताएं, और धातुओं की विशेषताओं में अगर हम बढ़ रहे होंगे, सबसे पहला आता हमारे पास धातुओं का ठोस होना, ठीक है ना। ठीक, धातुओं का ठोस होना और धातुओं का लिक्विड फॉर्म में होना, है ना। तो आप लिखेंगे धातुओं की, आप लिखेंगे मेटल एट, मेटल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिखेंगे, कमरे के तापमान पर, कमरे के ताप पर धातुएं, धातुएं हेडिंग डालनी होगी।
लिखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर को लेकर, तो रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी धातुएं जो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, कठोर अवस्था में होती है। लेकिन एक धातु है जिसका नाम है पारा। पारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। जैसे हम रूम टेम्परेचर से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही धातु जो है गलना शुरू हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज, रूम टेम्परेचर पर धातुएं किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। रूम टेम्परेचर से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो हमारी धातुएं किस अवस्था में होती हैं? लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपसे पूछेगा रूम टेम्परेचर पर ऐसी कौन सी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में है? वो है पारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा। मैंने आपको एक चीज बताई अभी, रूम टेम्परेचर। क्या बताया? रूम टेम्परेचर बताया। अच्छा, कोई बताएगा रूम टेम्परेचर कितना है? अभी तो मैंने बताया आपने सर, रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो रूम टेम्परेचर माना गया है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे आप एक चीज बताइएगा, 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई धातु किस अवस्था में होगी? कोई धातु किस अवस्था में होगी? तो आप सामान्य थे, ये ओवरऑल के लिए लेकर बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर धातु को लेकर नहीं बात कर रहा है। ऐसा तो हम टंगस्टन को लेकर बात करें, बहुत ऊंचा गलनांक होता है, वो गलता नहीं है। लेकिन एक ओवरऑल लेकर बात करें तो आपको याद रखना है, अगर रूम टेम्परेचर से जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, तब आप आंसर टिक कर रहे होंगे लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर धातु को लेकर बात करें तब बात अलग है, लेकिन ओवरऑल लेकर बात करें तो रूम टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में पाई जाना शुरू हो जाएंगी। चीजें क्लियर है? तो आप इस चीज को एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है, में होती है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट, दो पॉइंट बनेंगे बड़े अच्छे अच्छे, उन्हें समझिएगा। आपसे पूछेगा, आप लिखेंगे कमरे के तापमान से अधिक अवस्था पर, कमरे के ताप से अधिक ताप पर, अधिक ताप पर धातुएं, धातुएं द्रव अवस्था को, द्रव अवस्था को ग्रहण करना, ग्रहण करना करना शुरू कर देती हैं, शुरू कर देती। चीजें क्लियर है? आपने बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉइंट बनाइएगा, इसी में लिखिएगा। आप लिखेंगे पारा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पर, इसमें द्रव अवस्था में होता है। अच्छा, रूम टेम्परेचर है ना, चीजें क्लियर है यहां तक? आपने कहा ठीक है। क्लास चल रही है, रुक कहां गई क्लास? क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है, रुक कहां गई क्लास?
सबके ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, कुछ बच्चे बोल रहे थे ना क्लास रुक गई, इस वजह से मुझे देखना पड़ा है ना। चलिए, आप सब बच्चे बोल रहे हैं, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपकी। एक है हमारे पास, देखिए एक चीज समझिएगा कि हमारे पास है ना, यहां तक की चीजें क्लियर है। तो हमने यहां तक तीन चार चीजों को पढ़ा। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में होती हैं, और जैसे रूम टेम्परेचर से ऊपर की ओर जाते हैं तो धातुएं जो है वो अपनी द्रव अवस्था को लेना शुरू कर देती है, स्टार्ट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज बताइएगा, एक पॉइंट बनता है सभी धातुओं की। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे आप, एक बात बताओगे आप क्या, मुझे एक बात बताइए कि क्या सभी धातुएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम फॉर्मेट में होंगी, ठोस अवस्था में सेम फॉर्मेट में होंगी? ठीक है ना, सेम फॉर्मेट में होंगी क्या? आपने बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो कुछ धातुओं की कठोरता ज्यादा होगी और कुछ धातुओं की कठोरता कम होगी। जैसे रूम टेम्परेचर पर लोहा, निकिल, कोबाल्ट ऐसी धातुएं जो है ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं। वहीं हम बात करें सोडियम और पोटेशियम को लेकर तो ये इस तरीके की ठोस होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है ना। तो इस पॉइंट को बनाकर लिख लीजिएगा। कभी कभी ये पूछता है क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर सभी धातुओं की सॉलिड जो उनकी कठोरता है ना, वो सेम होती है? जी नहीं, सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग फॉर्मेट में होती है। एक एग्जांपल के साथ लिखेंगे इस चीज को ताकि आपको चीजें जो है वो लंबे समय तक याद रहे। आप लिखेंगे इस चीज को, आप क्या लिखेंगे, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती है, सभी धातुओं की कठोरता समान नहीं होती है, होती है जैसे, जैसे कैसे, क्या लिखेंगे हम, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकिल की तुलना, निकिल ज्यादा कठोर, ज्यादा कठोर, वहीं वहीं सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम में पोटेशियम को, सोडियम में पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, जा सकता है। समझ गए आप इस चीज को? अरे हाँ या ना? ठीक, अरे हाँ या ना? तो आप इस चीज को समझ गए या नहीं, मुझे यहां तक की चीजों को लेकर बताइएगा। तो यहां से फैक्ट के तरीके में, क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा, आप इस चीजों को समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर धातुएं किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। रूम टेम्परेचर के बाद का कोई भी आपके पास कोई भी पैमाना दे दे, उसके बाद आप अगर फॉर्मेट पूछे कैसा होगा तो आप लिक्विड फॉर्म लगा रहे होंगे। उसके बाद मैं बात अगर आपसे करने लगूं कि आप ये बताइए कि आपसे पूछता रूम टेम्परेचर पर सभी धातुएं समान ठोस अवस्था में होती हैं, तो आप टिक कर देते हाँ। ऐसा नहीं होता, समान ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, जबकि उनकी ठोस जो होती है, उनकी कठोरता जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, वहीं हम बात करें कोबाल्ट, निकिल और लोहे को लेकर, ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। ठीक है, तो एक बार इस चीज को नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे। यहां तक की चीजों को नोट करिए पहले, यहां तक की चीजों को नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़े, और नोट हो जाए तो बता देना। बड़े, चलिए अगला डालिएगा, चमक। आप लिखेंगे धातुओं में चमक,
धातुओं में चमक, लक्ष्य इन मेटल। आप लिखेंगे धातुएं सामान्य रूप से चमकदार होती हैं, है ना। धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं, होती हैं। आप लिखेंगे धातुओं में, धातुओं के इसी इसी गुण के कारण इनका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी मतलब कैसे लिखेंगे आप? ज्वेलरी मतलब जैसे हम चांदी का यूज करते हैं, सोने का यूज करते हैं, है ना, इनका यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अगला लिखेंगे इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण, गुण के कारण धातुओं का प्रयोग, धातुओं का प्रयोग गृह निर्माण में भी किया जाता है, गृह निर्माण में भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, गृह निर्माण कैसे? आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे रेलिंग वगैरह बनाना, रेलिंग बनाना, ईटीसी, है ना। इन गुणों को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा धातुओं में चमक होती है तो ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, प्रकाश को फेंक देती है ना। जब प्रकाश को फेंक देती है तो एक बात मुझे बताओगे, जब ये प्रकाश को फेंक रही है तो ये खराब देर में होंगी, है ना, क्योंकि अवशोषित नहीं कर रही है। तो आप लिखेंगे कि इनकी इन्हीं चमक के कारण, है ना, इन्हीं चमक के कारण ये जो प्रकाश होता है उसे रिफ्लेक्ट करने का गुण पाया जाता है। तो आपसे पूछता है रिफ्लेक्ट करने का गुण किसमें पाया जाता है? मेटालॉइड में, मेटल्स में, या फिर नॉन मेटल्स में? आपने ये पाया जाता है मेटल्स में। किस प्रॉपर्टी के कारण पाया जाता है? वह लश्यर यानी हमारे पास चमक के कारण, है ना। तो आप लिखेंगे धातुओं में, धातुओं में चमक के कारण, चमक के कारण प्रकाश को, प्रकाश को परावर्तित करने का यानी रिफ्लेक्ट करने का, करने का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, चीजों को नोट डाउन करिएगा। देखिए एक चीज समझिएगा मेरी, यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनते हैं। ये लाइंस हर किसी को पता है ना, हर किसी को ये लाइन पता है, हर कोई जानता भी, ये धातुएं चमकती हैं, चमक होती है, जैसे लोहा है ना, इसके अलावा तांबा है, सब में चमक है। लेकिन क्वेश्चन के तरीके समझिएगा, साइंस के रूप में क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे। आपसे पूछेगा हम धातुओं का प्रयोग, है ना, धातुओं का प्रयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं, इसके पीछे मेन फैक्टर क्या है? कौन सा गुण है धातुओं का? कठोरता या फिर चमक? और कोई ऑप्शन दे देगा आपसे तो आप नहीं सर इसका आंसर होगा चमक यहां पर। ठीक है, आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण प्रकाश को परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है? चमक, धातु में पाई जाने वाली चमक के कारण। ठीक है, तो एक बार इन सारे पॉइंटों को नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये चमक के ऊपर यानी धातु में चमक पाई जाती है, आपने लिख लिया होगा। एक बार इसे नोट डाउन करिए, आगे की ओर बात करेंगे। बड़े चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। आगे डालेंगे हार्डनेस, हार्डनेस इन मेटल्स, हार्डनेस इन मेटल्स, हार्डनेस इन मेटल्स, धातुओं में कठोरता, धातुओं में कठोरता। अच्छा ये तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, फिर भी आप एक लाइन बनाकर लिख लीजिएगा। धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती हैं, धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती हैं,
कठोर होती हैं। इसके अलावा आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कुछ धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं, काटी जा सकती हैं, पारा द्रव अवस्था में होता है, पारा द्रव अवस्था में होता है, आगे लिख लेना अपवाद है एक, क्या है, एक अपवाद है। इसके अलावा आप लिखेंगे अल्कलाई मेटल यानी क्षारीय धातुएं जो कि ग्रुप 1 में आती हैं, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, जिसके कारण सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, इसके अलावा आप लिखेंगे एक पॉइंट बनाकर, वही हम बात करें किसको लेकर, आप लिखेंगे हमारे पास सोना, चांदी, प्लेटिनम बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, जब क्रियाशील कम है तो सीधी सी बात है, जब हम इन्हें पहन रहे होंगे, है ना, तो सीधी सी बात है बहुत टाइम तक चलेंगी। इसीलिए हम सोना और चांदी इनका प्रयोग ज्वेलरी में करते हैं। तो एक कारण इसके पीछे ये भी है ना, ठीक है। कम अभिक्रियाशील है, इसका मतलब खराब देर में होंगी। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी वो, जैसे मॉइस्चर आया, है ना, जैसे बारिश पड़ी तो पानी गिरा तो वो खराब हो गई, है ना। इसके अलावा हम धूप में गए तो उसकी चमक उड़ गई, है ना। तो ये जो गुण है ये कम अभिक्रियाशीलता होती है सोना, चांदी, प्लेटिनम में। इसीलिए हम इनका प्रयोग ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं, है ना, इन धातुओं का प्रयोग। तो यहां से पॉइंटों को समझिएगा जो मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कठोरता को लेकर, तो धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती हैं, हर किसी को पता है। आपसे पूछता है कि सभी धातुएं कठोर हैं, क्या सभी धातुएं जो हैं उन्हें हम पीट सकते हैं? आपने सभी धातुओं को हम पीट नहीं सकते हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर पीटेंगे तो फूट जाएंगी, जैसे कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है। इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर, कुछ धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं। तो जो चाकू से काटी जा सकती हैं, तो सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताइए, पनीर है ना, पनीर को चाकू से काट सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे पास सोडियम होता है। अगर हम पनीर को पटकेंगे या फिर उसे हथौड़ी मारेंगे, क्या वो चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या वो फैल जाएगा? क्या वो आवाज करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब हर एक धातु जो है वो कठोर नहीं होती। कठोरता का मतलब ज्यादा और कम से होता है ना। तो ये जो कुछ धातु होती है जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये ऐसी होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आप एक चीज याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी धातुओं को हम चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या सभी धातुओं की हम तार बना सकते हैं? बिल्कुल भी ना बना सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पारा है, उसका तो तार बनने से रहा। तो एक पॉइंट तो यही गलत हो गया। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं, अगर हम हथौड़ी मारने लगे किस पर? सोडियम पोटेशियम पर, तो वैसे ही टूट जाएगा, है ना। तो इस वजह से कुछ धातुएं हमारी कैसी होती हैं, कुछ धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। अधिकतर धातुएं जो होती है हमारी ठोस अवस्था में होती है। और सबसे अभिक्रियाशीलता पूछे, सबसे क्रियाशील धातुएं कौन सी होती है? वो होती है ग्रुप 1 की, जिन्हें अल्कलाई मेटल कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। यही कारण है कि वो वायु में जो हमारी ऑक्सीजन है उससे बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद क्या करती है? जलने लगती है। क्योंकि वायु में क्या, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से जलेंगी तो जलने के बाद एक संग आग पकड़ लेंगी। तो सीधी सी बात है, उन्हें किस में रखा जाएगा? केरोसिन के तेल में, है ना। तो आपसे पूछता है किस गुण के कारण जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट को केरोसिन के तेल में रखते हैं? तो रीजन है उनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होना।
है ना। अभिक्रियाशीलता क्या है, ज्यादा होना, इस गुण के कारण उन्हें केरोसिन के तेल में रखते हैं। आपसे पूछेगा भैया वो किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे वो अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर अभिक्रिया करने के पीछे लॉजिक है उनका क्या, वो है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन, है ना। चलिए यहां तक की चीजों को लिखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा सोना और चांदी का प्रयोग हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं, तो इसके पीछे और क्या रीजन है। तो एक तो इसके पीछे रीजन हुआ कि इनमें चमक का गुण होता है, दूसरा लॉजिक क्या हुआ इनके पीछे, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होती है। जब कम अभिक्रियाशील है तो खराब देर में होंगी, खराब देर में होंगी, ज्यादा समय तक चलेंगी। अगर हमने पैसा खर्च किया है तो उसका यूज भी हम अच्छे से करें, है ना। तो यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बताइए फटाफट, वरना आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक दिक्कत है तो मुझे एक बार बताएंगे, नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूं। यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछिए फटाफट, वरना आगे की ओर बढ़े। नहीं है तो आप बताएंगे नोट हो गया है, तब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, देखिए आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है। आघात वर्धनीय मतलब जो आघातों को झेल सके, जो आघातों को झेल सके, वो होती है आघात वर्धनीय। देखिए अपवाद हर जगह होता है, जैसे क्लास में भी कुछ बच्चे अपवाद होते हैं, है ना। आपके समाज में भी कुछ अपवाद होते हैं, आपके परिवार में भी एक दो अपवाद निकल आते हैं, तो अपवाद हर जगह होते हैं। सामान्य रूप का मतलब होता है अधिकतर। तो अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती है, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता और तन्यता दो वर्ड आते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तन्यता का मतलब होता है तार, है ना। अगर आपसे पूछे अगर हम धातुओं को तार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा गुण है, तन्यता है। अगर आपसे पूछे हम चादरों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आघात वर्धनीय है। मुझे एक बात बताओगे आप, आपके पास लोहा है ना, ठीक है, आपके पास लोहा है, आप लोहे को पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप लोहे को क्या करेंगे, लोहा हल्का 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 पतला होता जाएगा, यानी चादर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो पहला पॉइंट बनता है, अगर धातुएं चादरों में कन्वर्ट हो रही हैं, शीट में कन्वर्ट हो रही हैं, तो किस गुण के कारण, आघात वर्धनीयता के कारण, है ना। क्या धातुओं आघात वर्धनीयता का गुण दिखाती हैं, जी हां दिखाती हैं। आपसे पूछेगा अगर हम हथौड़ा मारने पर किसी चीज को शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं धातुओं को, तो वो गुण कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार लिखेंगे पॉइंट बनाकर, आप क्या लिखेंगे, धातुओं में, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में, आघात वर्धनीयता यानी, आघात वर्धनीयता यानी, यानी पीट पीट कर, पीट पीट कर धातुओं को, धातुओं को शीट यानी चादरों में, शीट यानी चादरों में बदला जा सकता है, बदला, बदला जा सकता है, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना। तन्यता का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर तन्यता का मतलब होता तार में कन्वर्ट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे पूछा, देखिए साइंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। मैंने आपसे एग्जांपल दिया, हम अक्सर मिठाई खाते हैं, और मिठाई खाते समय हमें चांदी की बरक उस पर लगी हुई दिखाई देती है। ये निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है, चमक का गुण है,
तन्यता का गुण है, आघात वर्धनीयता का गुण है, या फिर कठोरता का गुण है? बताइए कौन सा इसमें से गुण होगा। डेली लाइफ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में। मुझे बताइएगा किसका गुण आपको दिख रहा है? क्या तन्यता का है, आघात वर्धनीयता का है, हार्डनेस का है, या फिर इनकी चमक यानी लक्षण इसमें पाया जाता है उसके कारण है? बताइए किसके कारण इनमें है? तो आपकी सीधी सी बात है, चांदी बहुत मोटी होती है, लेकिन हम देखते हैं चांदी की इतनी पतली परख है कि उसे हाथ फूंक से भी उड़ा सकते हैं, इतनी पतली। तो वो आघात वर्धनीयता, यानी शीट में कन्वर्ट की हमने, वो है ना, शीट में कन्वर्ट की है। तो ये हमारा आघात वर्धनीयता का गुण हुआ, है ना। ये एग्जाम्पल से पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा आघात वर्धनीयता क्या है। आप सभी समझ जाएंगे, आघात से आप रिलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है, वो है हमारे पास तन्यता। कौन सा? तन्यता। तन्यता, ठीक, तन्यता है। अब देखिए तन्यता को समझिएगा। अगर मैं तन्यता को अर्थ समझूं तो तन्यता मतलब तार, तन्यता मतलब तार, यानी किस गुण के कारण धातुओं को तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, आप कहेंगे वो है तन्यता का गुण, है ना। समझे आप कहेंगे हाँ, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक कह रहा चमक का है, ऋषि कह रहे चमक का है। मुर्गा बन जाओ, जहां पर बैठे हो वहीं एक कान पर अपने थप्पड़ मारो, तुरंत मुर्गा बन जाओ, है ना। और मुर्गा बनने के बाद आपकी एक और कठिन काम है, आपको अंडा भी देना पड़ेगा, मुर्गा बन के अंडा देना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो एक चीज लिखेंगे आप यहां पर, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अच्छा, तन्यता लिख लीजिएगा क्या होता है। तन्यता यानी धातुओं को खींच कर तारों यानी वायर्स में बदला जा सकता है। यह होता हमारे पास तन्यता। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा, एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे आप, इसमें क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे चांदी के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार व सोने के 1 ग्राम से 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसके अलावा आप लिखेंगे अपवाद पिछले वाले में भी थे, इसमें भी है। अपवाद क्या है? अपवाद सीधे सीधे आप जानेंगे, सोडियम इसका अपवाद होगा, पोटेशियम इसका अपवाद होगा, और इसके अलावा इसमें ही एक नेक्स्ट अपवाद होगा, वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास पारा तो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका तो कहीं यूज ही नहीं हो सकता, है ना, इस चीजों में। हाँ, तन्यता होती है, कॉपर में भी होती है ना, कॉपर में भी तन्यता होती है, तभी तो हम इसका प्रयोग तार बनाने में करते हैं। तो एक पॉइंट इसे लिखिएगा, लिखवाता मैं, लेकिन आपने खुद बोल दिया, समझिएगा। आप लिखेंगे कॉपर का प्रयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। फटाफट से बताएंगे यहां तक की चीजें क्लियर है कि नहीं, तभी तो हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो। हाँ, तन्यता और आघात वर्धनीयता। तन्यता आघात वर्धनीयता का मतलब यह है, अगर मैं किसी चीज को शीट में कन्वर्ट कर रहा हूं, चादरों में कन्वर्ट कर रहा हूं, पीट कर, वो आघात वर्धनीयता, यानी वो आघात को सहती जा रही है। अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं और खींचकर लंबी हो रही है वो, तो इसका मतलब वो तन्यता है। वो क्या है? वो तन्यता है। तन्यता मतलब तन जाना,
आघात वर्धनीयता मतलब आघात को सह सहकर चौड़ जाना, है ना, सीट में कन्वर्ट हो जाना। यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे बताइए, फिर हम आगे की ओर बढ़े। एक बार नोट करिए बहुत जल्दी से, नोट करिएगा फटाफट, और ये बताइएगा यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। की ओर बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा। एक पॉइंट बना के लिखिएगा, जो हमारे पास धातु होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। ऊष्मा क्या होती है? अच्छी चालक होती है। कौन? ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है हमारे पास। कौन? धातु है ना। तभी तो हम धातुओं का यूज, जैसे कॉपर है ना, इसके अलावा चांदी है ना। चांदी का तो खैर यूज नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी में, फिर भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे जॉइंट वगैरह लगाने में। तो आपने इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी में हम धातुओं का यूज करते हैं। ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। आपने पता है, आप एक लोहे की सीट पर बैठिए, एक लकड़ी की सीट पर बैठिए, है ना। अच्छा, जब लोहे की सीट पर बैठेंगे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आप उठ जाएंगे, है ना। तो क्यों उठ गए? क्योंकि वो अच्छी कंडक्टर है हीट की। जब अच्छी कंडक्टर है हीट की तो ऊष्मा को अवशोषित कर रही होगी, और जब ऊष्मा को खींच रही होगी तो आपके पीछे छोड़ भी देगी। तो सीधी सी बात है कि धातुएं जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातुएं अच्छी चालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, है ना। कुछ अपवाद हैं, जैसे हमारे पास शीशा जो है वो बैड कंडक्टर होता है, किसका? हीट का। बैड कंडक्टर होता है हीट का। इसके अलावा चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का। पारा अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है ना। चलिए, अरे सेंधा नमक, सेंधा नमक हो, लाहौरी नमक हो, ये सारे के सारे नमक क्या है? नमक क्या है मुझे बात बताइए। NaCl है ना। Na क्या है? यहाँ पर धातु है, तो ये धातु कठोरता में आएगा, है ना। पहली बात तो देखिए, मेरी एक चीज समझिएगा। देखिए, आपने पूछा लाहौरी नमक या फिर सेंधा नमक, जो भी आपने पूछा, ये हमारे पास देखिए नमक का फॉर्मूला क्या होता, हमने नाम अलग अलग दे दिए। NaCl है ना, NaCl है। अच्छा, इसमें एक चीज है Na और एक चीज है Cl। अरे हाँ या ना मुझे बताइएगा। Na और Cl दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। आपने कहा ठीक है, तो क्या ये तत्व है? क्या एलिमेंट है? नहीं, ये कंपाउंड है। हम कंपाउंड को लेकर डिस्कशन नहीं कर रहे। कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है ना। कंपाउंड दो चीजों के गुण रखेगा, एक Na का भी रखेगा और Cl यानी क्लोरीन का भी रखेगा। समझे आप इस चीज को? तो ये कंपाउंड है मेरे भाई, ये तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। समझे, हम एलिमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। दो चीजों से बनी चीज कंपाउंड कहलाती है, निश्चित रेशियो में। ठीक है, चलिए आप एक पॉइंट बनाकर लिखिएगा। आप लिखेंगे धातुएं धातुएं ऊष्मा और ऊष्मा व विद्युत की विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, चालक होती हैं। आप लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, धातु। जैसे, है ना, जैसे हम बात करें, आप कहेंगे कैसे हम बात करेंगे, आप मुझे बताइएगा। आप लिखेंगे सबसे अच्छी धातु धातु जो ऊष्मा की ऊष्मा की चालक है वो है चांदी। कौन सी? चांदी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप लिखेंगे, आप मुझे बताइएगा पारा
पारा ऊष्मा की नहीं, विद्युत की होगा यहाँ पर, ये विद्युत के होता है। अच्छा, विद्युत की है ना, तभी हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं, विद्युत में करते हैं। आप लिखेंगे पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है, अच्छा चालक है, तभी इसका प्रयोग, तभी इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर में किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखेंगे लेड को लेकर। लेड यानी हमारे पास सीसा। आप लिखेंगे ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कौन सा, वो सीसा है ना, वो सीसा है। ठीक है, वो क्या है, वो सीसा है। तो इस चीज को आप समझेंगे तो आप एक इसके गुण आते हैं धातुओं के। भैया धातु कैसी होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है ना, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ओवरऑल पूछे, अपवाद पूछ ले तो भैया लेड धातु हमारे पास एक सीसा है जो बैड कंडक्टर है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। एक आता है कि हीट का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, वो चांदी है। कॉपर भी है, लोहा भी है, लेकिन चांदी सबसे ऊपर है। वहीं हम पारे को लेकर बात करें, पारा जो है वो ऊष्मा का अच्छा कंडक्टर है। जब ऊष्मा का अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए इसका प्रयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। तभी तो हमारी बहुत थोड़ी सी हीट को पकड़ते ही ऊपर की ओर उठने लगता है ना। अब हम यहां इसमें लोहा डाल देंगे तो लोहा डालने के लिए पहले हमें मरना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर अपने अंदर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो लोहा ऊपर की ओर उठेगा। अरे हमें कैसी चीज चाहिए थर्मामीटर में, जो जरा सी हीट पकड़ते ही उठने लगे। हमारे शरीर का टेम्परेचर बुखार आने पर भी इतना ही नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो, है ना। तो वो जरा सी हीट पकड़ेगा, उठने लगेगा, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तभी तो हम थर्मामीटर में यूज कर रहे हैं, वरना तो हम लोहे को कर लेते, कॉपर को कर लेते। पता पड़ी कॉपर को उठाने के लिए हमें खुद जलना पड़ रहा है ना। तो इस चीजों को आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, है ना। एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे की ओर बढ़े, आगे की चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। चीजें क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लिखेंगे सोनोरस। धान्यता का गुण, इसे समझिएगा क्या है। ये है सोनोरस का मतलब होता है पीटने पर आवाज करना, पीटने पर आवाज करना। धातु में गुण होता है जी, बिल्कुल होता है। अच्छा, आप सोडियम पोटेशियम को अपने हिसाब से रखते हुए चलेंगे, हर बार मैं नहीं लिखवाऊंगा। अब सोडियम पोटेशियम भैया हथौड़ा मारने पर फूट रहे हैं, चाकू से कट रहे हैं, तो उनमें तो ये गुण पाया नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लिखेंगे धातुएं जो है ना, धातुएं कैसी होती हैं, सोनेरस यानी आवाज देती है ना। आप लिखेंगे धातुओं पर चोट मारने पर उनसे आवाज निकलती है, निकलती है, ठीक है ना, आवाज इनसे निकलती है। इसीलिए इसी गुण के कारण स्कूल की घंटी या फिर मंदिर का घंटा धातुओं से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, धातुओं से बनाए जाते हैं, है ना। एक चीज मेरी समझिएगा, है ना, एक चीज मेरी समझिएगा कि देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं पूछता जैसे आप सोच रहे हैं, थ्योरी से पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। हमेशा साइंस में जो बनता है ना, वो
एक तरीके से हमारा अप्लाइड पोर्शन बनता है। अप्लाइड कैसे? आजकल हम ये देखते हैं कि मंदिरों में अधिकतर जो घंटियां हैं वो धातुओं की बनी हुई होती हैं। इसके पीछे धातुओं का कौन सा गुण जिम्मेदार है? चमक। मैं कह रहा हूं 80% बच्चे चमक लगा कर आएंगे क्योंकि उनका दिमाग चमक रहा होगा। तो आप याद रखें, चमक नहीं बल्कि उनका क्या है, उनकी धन्यता है, यानी वो साउंड देती है, इस कारण होता है ना। तो इन चीजों को भी आप समझेंगे। एक आएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, तब आप एक आंसर निकाल रहे होगे उनकी गुण के कारण। कैसा गुण? जो उनका बज रहा है उस गुण के कारण, है ना, बजने वाले गुण के कारण उनका यूज किया जाता है इस सभी में। यहां तक की चीजें क्लियर एक बार मुझे बताएंगे। तो हमने लगभग हमने 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ ली है धातुओं की, है ना, 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ ली है धातुओं की। लेकिन अब इसके आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे क्योंकि इसमें अब रिएक्शंस होंगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अब रिएक्शन आपकी स्टार्ट होंगी जो धातुओं को लेकर बनती है। चलिए इसके आगे के चीजों को कल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा, है ना। तो चलिए आज मुझे यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, है ना, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे धातुओं के, आप लिखेंगे गलनांक और क्वथनांक व क्वथनांक। टाइम है, इसे और लिख लीजिएगा, गलनांक और क्वथनांक, है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसे लिख लीजिएगा फटाफट। ये क्या होते हैं? आपसे ये पूछेगा गलनांक और क्वथनांक धातुओं के कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च गलनांक होता है, निम्न क्वथनांक होता है, निम्न क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक होता है। ऐसे पॉइंट बनेंगे। आप लिखेंगे धातुओं के गलनांक। अच्छा मुझे खुद बताइएगा, गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर धातुएं गलना शुरू होती हैं, है ना। और क्वथनांक वो होता है जिस पर धातु जो है वो उबलना, है ना। ठीक है, उबलना शुरू हो जाए। उबलना मतलब लिक्विड से भाप बनना शुरू होने लगे, ठीक है, मेल्ट होना शुरू लगे। तो आप मुझे बताइएगा, आपने कभी ऐसा देखा है कि धातुएं बहुत जल्दी से गर्म हो गई, बहुत जल्दी से पिघल गई? आपने बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आप लिखेंगे धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं पहले कहने लगूं सबसे ज्यादा गलनांक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आपने खूब देखा होगा, हम किस में यूज करते हैं? टंगस्टन का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है, इसीलिए इसका यूज बल्ब बनाने में किया जाता है। बल्ब बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक निम्न होते हैं। धातुओं के, है ना, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक निम्न होते हैं, या फिर धातुओं के गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे गलनांक को चाहे क्वथनांक को, दोनों के दोनों हाई होते हैं, है ना। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हाई होते हैं, ठीक। तो यहां तक की चीजों को लेकर मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना तो हम इसके आगे का डिस्कशन कल कर रहे होंगे। कल से हमारी रिएक्शन शुरू होंगी जो हमारी बनती है धातुओं को लेकर। अभी कल और धातुएं चलेंगी, उसके बाद हम नॉन मेटल्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। नॉन मेटल का पोर्शन भी बहुत बड़ा आता है ना एग्जाम में। चलिएगा, उम्मीद है यहां तक की चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। चीजों को शिद्दत से आराम से पढ़ो, कोई भागा दौड़ी नहीं है। अभी कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका लगा हुआ हो, तो आप सारी चीजों को बहुत धैर्य के साथ पढ़ो, है ना। कम हो लेकिन धैर्य के साथ हो, अच्छा हो, याद होता चले क्लास में, वो काफी है।
है ना। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, जो अब तक हुआ है उसे याद करके आएंगे, और कल हम धातुओं को खत्म करके, है ना, तो उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप आज जो पढ़ा है उसको रिवीजन करके आएंगे, और कल की क्लास में बड़े गौर से चीजों को समझ रहे होंगे, क्योंकि कल हम धातुओं को यानी मेटल्स को खत्म करके मेटल्स के क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग 20-22 क्वेश्चन है मेटल्स के, उन्हें लगा रहे होंगे, और आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें मेटल्स को देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ख्याल रखिएगा, कल की क्लास में